हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिक्रिया के बारे में। आर्टिक्रिया को हम लोग शीतपित्त भी बोलते हैं या इसको पित्ती भी बोला जाता है। आर्टिक्रिया को हम लोग हैप्स भी कहते हैं। आर्टिक्रिया क्या होता है, आर्टिक्रिया होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है, आर्टिक्रिया होने पर हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, कौन सा टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिक्रिया जो है, आर्टिक्रिया स्किन संबंधी एक उभरे हुए चट्टे दाने होता है। इसमें क्या होता है, इसमें काफी इचिंग यानी कि खुजलाहट जैसा होता है, इसको हम लोग आर्टिक्रिया बोलते हैं। आर्टिक्रिया को जो है हम लोग बिछुआ दाने के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको बिछुआ दाना बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिक्रिया होने का मेन कारण क्या होता है। आर्टिक्रिया होने का मेन कारण होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है तो इस कंडीशन में जो है आर्टिक्रिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद इंडाइजेशन के कारण हो गया, हार्ट बर्न के कारण हो गया, जैसे सीने में जलन वगैरह के कारण हो गया, कॉन्स्टिपेशन के कारण हो गया, जैसे कब्ज वगैरह होता है, इस सिचुएशन में जो है इस कंडीशन में आर्टिक्रिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद विशेष प्रकार का कीड़ा वगैरह काट लेता है, जैसे मधुमक्खी हो गया, खटमल हो गया, ये सब काटने की वजह से जो भी है आर्टिक्रिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद ड्रग रिएक्शन हो गया, कोई अगर मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं तो अगर रिएक्शन वगैरह हो जाता है तो इस कंडीशन में भी जो है आर्टिक्रिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद डस्ट वगैरह के कारण, जैसे धूल मिट्टी, ये सब के कारण भी आर्टिक्रिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद जो है इन्फेक्शन के कारण भी आर्टिक्रिया होने का संभावना रहता है, जैसे बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, ये सब के कारण भी आर्टिक्रिया होने का संभावना रहता है। ये सब कुछ कारण होता है जो आर्टिक्रिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जब किसी को आर्टिक्रिया होता है तो क्या सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है, सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्या लक्षण वगैरह पाया जाता है। सबसे पहला लक्षण होता है, अगर जब किसी को आर्टिक्रिया होता है तो उसके शरीर में उभरे हुए चट्टे दाने हो जाता है, यानी कि रेसेस हो जाता है, वह काफी ब्राइट रेड जैसा दिखाई देता है, यानी कि लाल जैसा दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, काफी इचिंग होता है, यानी कि खुजलाहट जैसा मन करता है। इसके बाद यह धीरे धीरे पूरे शरीर में जो है फैलने लगता है। इसके बाद जो है चेहरे पे हो गया, सर पे हो गया, कान में हो गया, इसमें स्वेलिंग जैसा कंडीशन हो जाता है, यानी कि सूजन जैसा हो जाता है। इसके बाद जो है टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग जैसा मन करता है, यानी कि उल्टी जैसा मन करता है। ये सब हो गया आर्टिक्रिया का लक्षण, यानी कि आर्टिक्रिया होने पर ये सब लक्षण पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिक्रिया होने पर हम लोग कौन सा टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। आर्टिक्रिया होने पर जैसे कोई क्रोनिक कंडीशन में है या आर्टिक्रिया से काफी परेशान है, काफी परेशान रहता है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग को कुछ टेस्ट वगैरह करवाना पड़ता है। तो कौन कौन सा टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग सीबीसी काउंट करवाते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। इसके बाद जो है एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट होता है, इसको हम लोग करवाते हैं। इसके बाद एलर्जी टेस्ट करवाते हैं, ड्रग एलर्जी टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद फूड एलर्जी टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद जो है पैच टेस्ट वगैरह करवाते हैं। इसके बाद जो है बायोप्सी टेस्ट करवाते हैं, यानी कि वहां का सैंपल लिया जाता है और इसको बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग सीआरपी टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते हैं। इसके बाद जो है यूरिन एंड स्टूल का टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। ये सब कुछ टेस्ट होता है जो हम लोग आर्टिक्रिया होने पर ये सब हम लोग टेस्ट करवा सकते हैं। कभी डॉक्टर जो है ऑटोलोगस सीरम टेस्ट करवाता है। ये टेस्ट किस तरह करता है, आपके शरीर से ब्लड निकालता है, इसके बाद जो है इसको स्किन के ऊपर में एससी उसको दिया जाता है। देने के बाद जो है कुछ देर हम लोग वेट करते हैं। वेट करने के बाद अगर वहां रेडनेस जैसा हो गया, चट्टा जैसा हो गया, इचिंग जैसा कंडीशन हो गया, तो इससे यह पता लगता है कि आपके ब्लड में जो है एलर्जी का कंडीशन है, यानी कि एलर्जी का समस्या है। कभी कभी डॉक्टर जो है ऑटोथेरेपी टेस्ट करवाता है। ये किस तरह करता है, आपके नस से ब्लड निकालता है और इसको जो है कमर में जो है इंजेक्ट कर देता है, यानी कि आईएम इंजेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, इससे शरीर में जो है एंटीबॉडी बनता है और उससे जो है इसको हम लोग ऑटोथेरेपी बोलते हैं और इससे जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आर्टिक्रिया के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि आर्टिक्रिया होने पर हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कि आर्टिक्रिया को हम लोग कितने तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आर्टिक्रिया को जो है हम लोग 3 तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे, सबसे आर्टिक्रिया अगर फर्स्ट टाइम किसी को होता है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एंटाहिस्टामिन मेडिसिन वगैरह देते हैं। इसके बाद जो है इम्यूनोसप्रेसिव एंड स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके बाद जो है अगर ये सब मेडिसिन देने से ठीक नहीं हो रहा है तो तीसरा बार में हम लोग बायोलॉजिकल इंजेक्शन वगैरह का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल से जानते हैं मेडिसिन के बारे में। अगर आर्टिक्रिया का समस्या हल्का फल्का है, उतना परेशानी नहीं है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग लिवोसिट्रिजिन टेबलेट ले सकते हैं। इसके बाद सिट्रिजिन टेबलेट ले सकते हैं, हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट ले सकते हैं। ये सब टेबलेट लेने से क्या होता है, धीरे धीरे आराम मिल जाता है। इसके बाद अगर पेशेंट को काफी उग्र परेशानी है, पेशेंट को काफी दिक्कत हो रहा है, काफी समस्या हो रहा है आर्टिक्रिया के कारण, तो इस सिचुएशन में जो है इस कंडीशन में हम लोग कौन सा टेबलेट वगैरह ले सकते हैं। इस कंडीशन में जो है हम लोग सिप्रोहेप्टाडाइन 4 mg में टेबलेट ले सकते हैं। इसको किस तरह लेना है, इसको जो है हम लोग सुबह शाम बीडी ले सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट 25 mg में ले सकते हैं। इसको किस तरह लेना है, इसको हम लोग दिन में 3 टाइम ले सकते हैं, यानी कि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद सिट्रिजिन टेबलेट भी ले सकते हैं 10 mg में। इसके बाद लोराटाडाइन टेबलेट ले सकते हैं 10 mg में। लिवोसिट एम टेबलेट ले सकते हैं 10 mg में। ये सब में से जो है कोई हम लोग एक टेबलेट का यूज करते हैं। इसके बाद अगर इससे अधिक पावर का देना होता है तो इसमें जो है हम लोग एलेग्रा एम टेबलेट देते हैं। एलेग्रा एम टेबलेट में क्या मिला हुआ रहता है, फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ रहता है और मुंटुलुकास्ट मिला हुआ रहता है। इसको किस तरह देना है, इसको हम लोग दिन में ओडी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हैं। इसके बाद लिवोसिट एम टेबलेट दे सकते हैं, इसको भी जो है हम लोग दिन में 1 टाइम दे सकते हैं, ओडी दे सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन रहता है, इसमें जो है लिवोसिट्रिजिन प्लस मुंटुलुकास्ट मिला हुआ रहता है। इसमें से जो है हम लोग कोई एक टेबलेट दे सकते हैं।
इसके बाद अगर हम लोग स्टेरॉइड मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो कौन सा स्टेरॉइड दे सकते हैं, इसमें जो है हम लोग बेटनेसोल टेबलेट दे सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन आता है, इसमें कंपोजिशन आता है बेथामेथाक्सोन, कितना में mg मिला हुआ रहता है 0.5 mg इसमें रहता है। इसको किस तरह देना है, इसको पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग 2 टाइम भी दे सकते हैं या 3 टाइम भी दे सकते हैं। या किस तरह लेना है इसको जो है हम लोग दूध के साथ लेने से अच्छा रहता है। इसके बाद दूसरा टेबलेट आता है डेक्सोना टेबलेट। डेक्सोना टेबलेट को भी हम लोग दिन पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग 2 टाइम भी दे सकते हैं या 3 टाइम भी दे सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन आता है, इसमें डेक्सामेथासोन मिला हुआ रहता है 0.5 mg। इसको किस तरह लेना है, इसको भी जो है हम लोग दूध के साथ लेने से अच्छा रहता है। इसके बाद हम लोग और कौन सा टेबलेट दे सकते हैं, इसमें जो है मेवेक्स 100 mg में टेबलेट दे सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन आता है, इसमें कंपोजिशन आता है मेबेंडाजोल। इसको किस तरह देना है, इसको एक टेबलेट करके हम लोग सुबह शाम दे सकते हैं। यानी कि कितना दिन तक देना है, 3 दिन तक देना है, लगातार हम लोग को 3 दिन तक देना है। इसके बाद इसमें कौन सा लोशन वगैरह का यूज कर सकते हैं, इसमें जो है लोशन आता है लेक्टोकेलामाइन लोशन। इसको किस तरह यूज करना है, इसको हम लोग पूरा शरीर में लगाने का होता है। बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्टिक्रिया होने पर हम लोग कौन सा इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। आर्टिक्रिया होने पर जो है हम लोग प्राइमाकोट इंजेक्शन लगा सकते हैं या नहीं तो एकोकोट इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसको जो है ये 100 mg में आता है। इसको किस तरह लगाना है, इसको जो है हम लोग IV लगा सकते हैं, यानी कि इंट्रावेनस लगा सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन आता है, इसमें जो है हाइड्रोकोटेशन मिला हुआ रहता है। इसके बाद जो है हम लोग एविल इंजेक्शन लगा सकते हैं। एविल इंजेक्शन को किस तरह लगाना है, एविल इंजेक्शन को जो है हम लोग IM यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोकोटेशन का यूज नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एविल के साथ में डेक्सोना दे सकते हैं या नहीं तो बेटनेसोल एम्पुल दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग कैल्शियम सेंडोज विद विटामिन C इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एलर्जी अगर भोज्य पदार्थ से हो रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। इस कंडीशन में जो है हम लोग ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट दे सकते हैं। इसके साथ क्या मिला हुआ रहना चाहिए, इसके साथ टिंडाजोल मिला हुआ रहना चाहिए या नहीं तो अरिंडाजोल मिला हुआ रहना चाहिए या नहीं तो निरिडाजोल मिला हुआ रहना चाहिए। ये सब में से कोई एक मिला हुआ रहना चाहिए। इसके बाद जो है इसको हम लोग किस तरह देते हैं, इसको एक टेबलेट करके सुबह शाम यानी कि BD दे सकते हैं। इसको कितना दिन तक देना है, इसको 7 दिन तक देना है, यानी कि 7 डेज तक दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग टेबलेट फ्लुकनाजोल का यूज करते हैं, यानी कि फुल कोर्स टेबलेट। इंस्टेंट डोज कितना देते हैं हम लोग, इसमें इंस्टेंट डोज जो है 200 mg देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग OD के हिसाब से दिन में एक टाइम 50 mg देते हैं, यानी कि 50 mg तक एक दिन में दे सकते हैं। कितना दिन तक देना है, 7 दिन तक दे सकते हैं। इसके बाद बंद कर देना है। इसके बाद जो है हम लोग एल्बेंडाजोल टेबलेट दे सकते हैं 400 mg में। इसको किस तरह देना है, इसको जो है 2 दिन तक एक टेबलेट करके सुबह शाम दे सकते हैं। 2 दिन के बाद बंद कर देना है। इसके बाद जो है फिर 11वें या 12वें दिन में जो है हम लोग फिर एक टेबलेट करके दे सकते हैं 2 दिन। इसके बाद जो है बंद कर देना है। इस तरह से जो है हम लोग आर्टिक्रिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।